शुरू करते हैं डायरेक्ट टैक्स का टॉपिक DTAA। DTAA मीन्स डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन का मतलब समझते हैं सबसे पहले हम। डबल टैक्सेशन का मतलब है आप एक ही इनकम पे दो बार टैक्स पे कर रहे हो। सेम पर्सन को एक ही इनकम पे दो बार टैक्स पे करना पड़ रहा है। एक इनकम को हम टैक्स कर सकते हैं इंडिया में इन द हैंड्स ऑफ ए पर्सन बेसिस ऑफ हिज रेसिडेंस एंड हाउ सेम इनकम मे बी टैक्स इन हिज हैंड इन द सोर्स ऑफ कंट्री ऑल्सो। सपोज करो एक बंदा है, उसने इनकम कमाई, उसकी इनकम पर डबल टैक्स कैसे लग सकता है। एक तो इंडिया का पर्सन है, अगर वो बाहर जाके कोई इनकम कमाता है तो इंडिया उस पर टैक्स लेगा रेसिडेंस रूल्स के हिसाब से, और जो बाहर वाली कंट्री है वो उस पर सोर्स रूल के हिसाब से टैक्स लेगी। तो यहाँ पर डबल टैक्सेशन हो रहा है, उसकी सेम इनकम पर दो कंट्री टैक्स ले रही है, क्योंकि टैक्स हमेशा दो रूल के हिसाब से लगता है। हमने NR टैक्सेशन में पढ़ा था कि किसी भी कंट्री में जो टैक्स लिया जाता है वो दो रूल्स के हिसाब से लिया जाता है। एक पहला रेसिडेंस रूल्स, जिसमें रेसिडेंस कंट्री टैक्स लेती है अपने रेसिडेंस के हिसाब से, और सेकंड हमने पढ़ा था कि जो दूसरा इनकम टैक्स लगाने का मेथड था वो था सोर्स बेस। अगर आपने किसी कंट्री में जाके वहाँ के सोर्सेज को यूज़ किया है किसी इनकम को कमाने के लिए, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपसे टैक्स लेगी। तो इसे कहते थे हम सोर्स बेस्ड टैक्सेशन रूल। तो जब भी डबल टैक्स लगता है किसी भी इनकम, ऐसा यूनिवर्सली माना जाता है कि किसी भी पर्सन की सेम इनकम पे दो बार टैक्स नहीं लगना चाहिए। टू अवॉइड दिस सिचुएशन, इनकम टैक्स एक्ट हैज सर्टेन प्रोविजंस फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ। ठीक है, ऐसा यूनिवर्सली माना जाता है कि किसी भी इनकम की सेम इनकम, किसी भी पर्सन की सेम इनकम पर दो बार, और गलत चीज़ है अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे बहुत सारे कंट्रीज के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होते हैं, या फिर अगर किसी कंट्री के साथ हमारा DTAA नहीं है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ उसको रिलीफ देते हैं जो उसने अदर कंट्री में टैक्स पे किया होता है। अब जैसे डबल टैक्सेशन का एग्जाम्पल देखो आप, एक इंडियन सिंगर ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, इंडियन सिंगर हैज ऑर्गेनाइज म्यूजिकल कॉन्सर्ट एट नेपाल। अब इंडियन सिंगर है तो मतलब इंडिया में रेसिडेंट है, वो इंडिया का रेसिडेंट है, तो इंडिया वो जो कॉन्सर्ट से इनकम होगी उस पर इंडिया टैक्स वसूलेगा। इंडियन गवर्नमेंट उससे टैक्स मांगेगी उसकी नेपाल में जो उसने कॉन्सर्ट किया उसकी उस पर। और जब उसने नेपाल में जाके नेपाल के लोगों को एंटरटेन किया और वहाँ से उसने जो पैसे कमाए, वो रिसोर्स उसने कहाँ का यूज़ किया, नेपाल का, तो इससे नेपाल की गवर्नमेंट भी टैक्स मांगेगी। तो यहाँ पर ये केस है, इस पर डबल टैक्सेशन हो रहा है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ DTAA बना होगा हमारा नेपाल के साथ, या फिर हम एक और एग्जांपल ले, अगर मान लो कोई पाकिस्तान का क्रिकेट का प्लेयर जो इंडिया में IPL खेलने आया है, अब वो अगर इंडिया से कोई इनकम अर्न करके ले जाता है तो इंडिया उस पर सोर्स बेसिस पे टैक्स लगाएगा, और अगर वो पाकिस्तान में उस पर रेसिडेंट बेसिस पे टैक्स। डबल टैक्सेशन का मतलब है जब एक ही पर्सन की एक ही इनकम पे एक से ज़्यादा कंट्री में टैक्स लग रहा है। तो उसके लिए इंडियन इनकम टैक्स ने तो अपने रेसिडेंट्स के लिए उन्होंने रिलीफ दे रखी है। टाइप्स ऑफ रिलीफ, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के अंदर कुछ रिलीफ दी हुई है। एक फर्स्ट है बायलैटरल रिलीफ। इस मेथड के अंदर क्या होता है, बायलैटरल रिलीफ कैसे दी जाती है, गवर्नमेंट जो होती है, दो कंट्री की गवर्नमेंट आपस में बैठ के एक एग्रीमेंट बनाते हैं टू प्रोवाइड रिलीफ, डबल टैक्सेशन से रिलीफ लेने के लिए, कि कौन सी गवर्नमेंट किस इनकम, उस एग्रीमेंट में वो लिखते हैं कौन सी गवर्नमेंट किस इनकम पर टैक्स लेगी अगर ऐसी डबल टैक्सेशन वाली सिचुएशंस आती है, तो जिसको हम DTAA बोलते हैं। अब इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू इट और विद ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज। DTAA इंडिया का ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज के साथ है, इंक्लूड्स श्रीलंका, जापान, डेनमार्क, स्वीडन एक्सेट्रा। इन 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ हमारा क्या है, DTAA बना हुआ है।
अब जिस कंट्री के साथ DTAA नहीं होता तो उस केस में क्या होता है, यूनिलैटरल मेथड के अंदर रिलीफ दी जाती है। वेयर नो DTAA विद ए कंट्री विद ए कंट्री, तो इंडिया ग्रांट करता है यूनिलैटरल रिलीफ थ्रू ए टैक्स क्रेडिट मेथड अंडर सेक्शन 91। तो सेक्शन 91 लगता है उस केस में, अगर किसी कंट्री के साथ हमारा DTAA नहीं है और उसको टैक्स रिलीफ किस सेक्शन के अंदर दी जाती है, सेक्शन 91 के अंदर उसको टैक्स क्रेडिट मेथड के थ्रू सरकार रिलीफ देती है। अब हमने बायलैटरल पढ़ा रिलीफ और यूनिलैटरल पढ़ा। बायलैटरल में क्या होता है, दो कंट्री आपस में बैठ के एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि DTAA डबल टैक्सेशन की सिचुएशंस को कैसे फेस करना है, उनको कौन सी सरकार कौन सी इनकम पर टैक्स लेगी, कौन सी इनकम को कौन से कंट्री में टैक्स किया जाएगा। तो इसमें भी दो मेथड है, बायलैटरल में भी दो रिलीफ देने के दो मेथड हैं, जिसमें पहला है एग्जेम्प्ट मेथड। एग्जेम्प्ट मेथड में क्या होता है, इनकम टैक्सेबल होती है एक कंट्री में और दूसरी कंट्री क्या करती है, उसको एग्जेम्प्ट कर देती है। एक कंट्री ने ऐसा डिसाइड किया एग्रीमेंट में कि हम इस पर टैक्स ले लेंगे, आप इसको एग्जेम्प्ट कर देना। या फिर इसके अंदर दूसरा रिलीफ देने का एक और मेथड है टैक्स क्रेडिट मेथड, जो हमने ऊपर पढ़ा था। इसमें क्या होता है, जो डबल टैक्सेशन वाली इनकम है ना, वो दोनों कंट्री में टैक्सेबल होती है, लेकिन जो रेसिडेंट वाली कंट्री है जहाँ पर वो रेसिडेंट है बंदा, जिसकी इनकम डबल टैक्स हो रही है, तो वो कंट्री क्या करती है, जो उसने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया होता है उसका क्रेडिट दे देती है, जो उसने टैक्स पे किया है उसका वो क्रेडिट दे देती है इस मेथड के अंदर। तो अभी तक हमने पढ़ा कि रिलीफ देने के दो वे है। पहला तरीका क्या बोलते हैं, बायलैटरल है। अगर हमारा किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट बना हुआ है तो हम बायलैटरल मेथड यूज़ करते हैं। बायलैटरल में भी दो मेथड है, जिसमें एग्जेम्प्ट मेथड है और टैक्स क्रेडिट मेथड है। एग्जेम्प्ट मेथड में एक कंट्री तो उस पर टैक्स वसूल लेती है, जनरली सोर्स बेस्ड कंट्री टैक्स ले लेती है, और रेसिडेंट वाली कंट्री क्या करती है, उसको एग्जेम्प्ट कर देती है। लेकिन टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होता है, टैक्स क्रेडिट मेथड में होता है कि दोनों कंट्री उस पर टैक्स लगाती है, और जो रेसिडेंट वाली कंट्री है वो क्या करती है, जो उसने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया होता है उस पर्सन ने, उसका क्रेडिट दे देती है। यूनिलैटरल रिलीफ के अंदर क्या होता है, जब हमारे किसी कंट्री के साथ DTAA नहीं है तो हम क्या करते हैं, इंडिया ग्रांट करता है यूनिलैटरल रिलीफ थ्रू टैक्स क्रेडिट मेथड अंडर सेक्शन 91। और जो मोस्टली हम मेथड फॉलो करते हैं इंडिया अपने DTAA में, वो ये वाला मेथड फॉलो करते हैं, टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जेम्प्ट वाला नहीं करते हैं, मोस्टली हमारा ये वाला मेथड से टैक्स क्रेडिट होता है। अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डबल टैक्सेशन रिलीफ से रिलेटेड प्रोविजंस कौन कौन से हैं, सेक्शन 90, 91 एंड सेक्शन 128 ओ रूल 128, ये डील करते हैं रिलीफ के साथ। इनकम टैक्स के प्रोविजंस में दो सेक्शन और एक रूल, सेक्शन 90 और 91 डबल टैक्सेशन के रिलीफ के बारे में बात करते हैं। तो अब हम इनकम टैक्स के प्रोविजंस को देख लेते हैं कि ये सेक्शन क्या क्या बात करते हैं और क्या क्या कैसे कैसे रिलीफ मिलती है, वो देख लेते हैं। सेक्शन 90, दिस सेक्शन प्रोवाइड पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट to enter into agreement with government of any country outside India or territory for giving relief from double taxation of income, for avoidance of double taxation of income under this act or corresponding law of that country without creating the opportunities for non-taxation or treaty shopping। तो सेक्शन 90 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी कंट्री, किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ क्या कर सकती है, एक ऐसा एग्रीमेंट ले सकती है जिससे वो रिलीफ दे देगी डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम के लिए, या फिर अवॉइडेंस करने के लिए कि किसी इनकम का डबल टैक्सेशन हो ही ना, उसको अवॉइड करने के लिए, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए भी
हम एग्रीमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ कि डबल टैक्सेशन ना हो उनका और हमारे इनकम टैक्स में जो है और उनके इनकम टैक्स में जो प्रोविजन है ऐसा ना हो उनके में भी टैक्स लग रहा हो हमारे में भी टैक्स लग रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एग्रीमेंट बनाते हैं। लेकिन इससे जो अवॉइडेंस के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ भी टैक्स ना लगे और यहाँ भी टैक्स ना लगे विदाउट क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन टैक्सेशन। मतलब कहीं पर भी टैक्स नहीं लगा, ना तो फॉरेन कंट्री में लगा ना इंडिया में लगा, तो ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट, ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज बिना क्रिएट किए ये एग्रीमेंट बनेंगे। मान लो हमने भी किसी इनकम को उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया किसी इनकम को और हमारे यहाँ भी वो इनकम टैक्स नहीं होती, तो ऐसी सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए। और ट्रीटी शॉपिंग भी नहीं होनी चाहिए। ट्रीटी शॉपिंग का मतलब है टेकिंग बेनिफिट ऑफ DTAA बाय एनी पर्सन टू whom इट इज नॉट अवेलेबल डायरेक्टली। ट्रीटी शॉपिंग का मतलब है आप किसी ऐसे DTAA का बेनिफिट ले रहे हो जो आपके लिए नहीं बना है, फिर भी आप उसको इनडायरेक्टली किसी तरीके से उसका लूपहोल निकाल के उसका बेनिफिट ले रहे हो, तो उसको बोला जाता है ट्रीटी शॉपिंग। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे नीचे दिया है, इसको देखते हैं। तो हमारे एग्जांपल में क्या हो रहा है, इंडिया के जो PM है वो मिलते हैं इटली के PM से। इंडिया के जो PM है वो इटली के PM से मीटिंग करते हैं और एग्री कर लेते हैं, दोनों मिलके कोई एग्रीमेंट बनाते हैं, मीटिंग करते हैं, उसमें एक एग्रीमेंट करते हैं और उसके बाद जो मोदी जी है वो अनाउंस कर देते हैं कि जो इटली के पर्सन्स है ना उनके लिए इंडिया टैक्स फ्री कंट्री है, इंडिया में उन पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। तो मोदी जी इटली की PM से मिलने के बाद इतने खुश हो जाते हैं कि वो अनाउंस कर देते हैं कि इंडिया जो है टैक्स फ्री कंट्री है इटली के पर्सन्स के लिए। तो ये बात जो होती है वो USA का पर्सन एक ट्रम्प जी सुन लेते हैं इस बात को, और वो क्या करते हैं एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इटली में जाकर, ट्रम्प लिमिटेड। ट्रम्प जी इस बात को सुन के कि इटली में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं ट्रम्प लिमिटेड फॉर अर्न टैक्स फ्री इनकम फ्रॉम इंडिया, क्योंकि जो ये ट्रम्प जी इनको पता है अगर मैं यहाँ से USA से इंडिया में कोई इनकम अर्न करूँगा तो उस पर तो टैक्स लगेगा। लेकिन ये इससे बचने के लिए क्या करते हैं, ये इटली में कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसके थ्रू इनकम अर्न करते हैं। कि DTAA जो बना है, जो मोदी जी ने DTAA बनाया था वो इस कंट्री के लिए बनाया था, इस कंट्री के पर्सन्स के लिए बनाया था। तो अब इन्होंने क्या किया, इस कंट्री में जाके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी और वहाँ पे उस कंट्री की कंपनी के लिए टैक्स फ्री इनकम आएगी और वहाँ से इनडायरेक्ट बेनिफिट इनको मिलेगा। ट्रीटी शॉपिंग का एग्जांपल ये था। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है उस एग्रीमेंट में। जब भी सरकार कोई एग्रीमेंट बनाएगी तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि कोई भी पर्सन ऐसे गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन। सरकार DTAA बना सकती है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कि टैक्स की चोरी ना हो, उसके लिए आपस में गवर्नमेंट एक्सचेंज कर ले इन्फॉर्मेशंस। और रिकवरी ऑफ टैक्स, अगर कोई पर्सन किसी कंट्री में चले जाता है, टैक्स की इवेजन करने के बाद किसी कंट्री में चले जाता है, वो टैक्स नहीं पे करता, तो वहाँ की गवर्नमेंट से हेल्प लेके हम उसकी रिकवरी करवा सके टैक्स की कैसे, तो उसके लिए भी एग्रीमेंट बन सकता है। तो 90 सबसेक्शन 1 ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है एग्रीमेंट बनाने की दूसरी गवर्नमेंट के साथ, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ। किस चीज़ पर वो एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो एक तो रिलीफ देने के लिए, डबल टैक्सेशन से रिलीफ देने के लिए, या फिर अवॉइड करने के लिए। लेकिन अवॉइड करते टाइम उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी क्रिएट ना हो जाए कि दोनों जगह पर टैक्स नहीं लग रहा है या फिर कोई पर्सन ट्रीटी शॉपिंग ना कर ले। ट्रीटी शॉपिंग का हमने एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद एग्रीमेंट एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए भी बन सकता है जिससे टैक्स की चोरी को रोका जाए। उसके बाद अगर कोई बंदा टैक्स की चोरी करके आउट ऑफ इंडिया चले जाता है या फिर कोई आउट ऑफ इंडिया का पर्सन इंडिया में आ जाता है, तो आपस में गवर्नमेंट ऐसे एग्रीमेंट बना सकती है कि वहाँ से रिकवरी कैसे करी जाएगी उससे टैक्स की। अगर कोई फॉरेन कंट्री का पर्सन इंडिया में आके बैठ जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करेगी फॉरेन कंट्री को उसका टैक्स रिकवर करने में। और अगर कोई इंडिया का पर्सन फॉरेन में जाके टैक्स इवेजन करके बैठ जाता है तो फॉरेन गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी, हम कैसे उससे टैक्स रिकवर कर सकते हैं। तो इस पर ये एग्रीमेंट बना सकते हैं। उसके बाद where central government has entered any DTAA with any country outside India, then provision of Income Tax Act applies to the extent they are more beneficial.
अगर हमने किसी कंट्री के साथ DTAA बना दिया तो वहाँ पर उस केस में क्या होगा, उस केस में जो प्रोविजन इनकम टैक्स के प्रोविजंस है ना वो तभी लगेंगे अगर वो DTAA में जो लिखा है उससे ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, बेनिफिशियल है एसएससी के लिए, तभी वो लगेंगे। अगर मान लो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो टैक्सेबल है 30% से, 30 नहीं 10%। हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो 10% से टैक्सेबल है, और DTAA में हमने लिख रखा है हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो 20% से टैक्सेबल है। तो जो मोर बेनिफिशियल किसमें, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो इनकम टैक्स एक्ट वाला तभी लगेगा जब अगर ये बेनिफिशियल है, अगर वहाँ पर 30% हो यहाँ पर 20% हो तो नहीं लगेगा। उसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स रेट, फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स रेट, फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स रेट ऑफ फॉरेन कंपनी हायर टैक्स रेट देन द टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ए लेस फेवरेबल। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि फॉरेन कंपनी के केस में जो टैक्स की रेट है, हायर टैक्स की रेट है इनकम टैक्स के अंदर, उसको लेस फेवरेबल नहीं माना जाएगा। उसको मतलब इसका सिंपल मतलब है बेनिफिशियल जो प्रोविजन है टैक्स रेट ऑफ फॉरेन कंपनी शैल नॉट अप्लाई, मतलब फॉरेन कंपनी के केस में टैक्स की रेट हमें इनकम टैक्स एक्ट वाली लेनी पड़ेगी, वो ऐसा नहीं माना जाएगा कि लेस फेवरेबल है। अब DTAA बनेगा तो उसमें कुछ चीज़ें जो मीनिंग्स होंगी, जो टर्म्स यूज होंगे उनकी मीनिंग्स क्या लेनी है उसके बारे में। DTAA में कोई टर्म का यूज़ किया है तो उसकी डेफिनेशन या फिर उसका मीनिंग हमें क्या लेना है। अगर वो टर्म जो है वो डिफाइन है उस DTAA के अंदर तो आपको उसका मीनिंग वही लेना है जो उसको DTAA में डिफाइन किया गया है। अगर वो डिफाइन नहीं है DTAA में तब क्या करना है। तो इस केस में दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो उस DTAA में तो डिफाइन नहीं है लेकिन उसको ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी नोटिफिकेशन के थ्रू डिफाइन किया गया है, तो उसकी जो आपको मीनिंग को कंसिडर करना है, जो उस मीनिंग को कंसिडर करना है जो उस नोटिफिकेशन में असाइन की गई है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसको किसी नोटिफिकेशन के थ्रू डिफाइन नहीं किया, तो उस केस में आपको क्या लेना है, जो भी उसकी मीनिंग है अगर वो डिफाइन है इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर तो आपको उसकी मीनिंग इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से कंसिडर करनी है। तो पहली प्रेफरेंस देनी है आपको, अगर वो DTAA में खुद डिफाइन है तो उसका वही मीनिंग लेना है जो DTAA में डिफाइन किया गया है। अगर कोई टर्म ऐसा है कि जो DTAA में डिफाइन नहीं है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफिकेशन के थ्रू उसका कोई मीनिंग या फिर डेफिनेशन निकाली है तो आपको उस नोटिफिकेशन वाली मीनिंग को कंसिडर करना है। या फिर थर्ड केस में सेंट्रल गवर्नमेंट वो DTAA में डिफाइन नहीं है, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाला स्पेशली, लेकिन वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन है वो टर्म, तो आपको उसकी जो मीनिंग लेनी है वो इनकम टैक्स एक्ट वाली लेनी है। सेक्शन 90 पढ़ लिया हमने जो पावर से था। अब सेक्शन 91 बात करता है यूनिलैटरल रिलीफ के बारे में। इफ ऑल कंडीशन, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो एक जो पर्सन है वो क्लेम कर सकता है रिलीफ अंडर दिस सेक्शन। सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद एक पर्सन को रिलीफ मिलेगी सेक्शन के अंदर, यूनिलैटरल रिलीफ। यानी कि अगर जब हमारा किसी कंट्री के साथ DTAA नहीं है, मान लो इंडिया का, चाइना और इंडिया का कोई DTAA नहीं है, तो उस केस में क्या होगा 91 की रिलीफ क्लेम करनी पड़ेगी आपको, DTAA नहीं है क्योंकि एसएससी शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। जो एसएससी क्लेम ले रहा है वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, और जो उसकी इनकम अक्रू अराइज हो रही है वो आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, यानी कि उसको जो इनकम हुई है वो फॉरेन इनकम पे मिलेगी रिबेट हमेशा। दूसरी कंडीशन ये बोलती है। तीसरी कंडीशन क्या है, फॉरेन इनकम शुड बी टैक्सेबल इन फॉरेन कंट्री। मतलब कि अगर कोई पर्सन को चाइना से इनकम हुई तो वो चाइनीज इनकम पे उसको मिलेगा रिबेट, और जो चाइना से जो इनकम हुई है वो चाइना में भी टैक्सेबल है। ऐसा नहीं कि चाइना में तो वो टैक्सेबल नहीं है और यहाँ पे वो बोल रहा है मेरे को रिबेट दे दो, तो वो केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि डबल टैक्स लगा ही नहीं, तो रिबेट किस बात की। उसके बाद फोर्थ कंडीशन ये बोलती है टैक्सेबल होनी चाहिए और साथ में उसने टैक्स भी पे किया होना चाहिए। ऐसा नहीं है टैक्सेबल है लेकिन उसने टैक्स पे ही नहीं किया और उसके बाद आके बोल रहा है कि मेरे को रिलीफ दे दो इंडिया में क्योंकि ये मेरी इनकम वहाँ पर टैक्सेबल है। तो भाई पहले टैक्स तो पे कर गया वहाँ पर, तभी तो तेरे पर डबल टैक्स लगेगा। तो इस केस में आपको फोर्थ कंडीशन ये देखनी है कि वो साथ ही साथ में उसने टैक्स भी पे करना चाहिए उस फॉरेन कंट्री में, तभी वो उसका इंडिया में टैक्स का क्रेडिट ले पाएगा। देयर इज ए नो DTAA। लास्ट में कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन क्या बोलते हैं, जिस कंट्री में उसने इनकम को अर्न किया उस कंट्री के साथ हमारा कोई भी DTAA नहीं है। तो इस सेक्शन के अंदर आपको 5 कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद रिलीफ मिलेगी। सबसे पहले आप इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए। सेकंड में आपको जो इनकम हो रही है वो आउटसाइड इंडिया से होनी चाहिए, और जो फॉरेन की इनकम है वो टैक्सेबल होनी चाहिए फॉरेन में, और उस पर साथ में आपने टैक्स पे भी किया होना चाहिए, और हमारा उस कंट्री के साथ DTAA नहीं होना चाहिए, तब आपको इस सेक्शन के अंदर रिलीफ मिलेगी। अब रिलीफ कैसे कंप्यूट करोगे, तो इसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और इनकम पर रिलीफ हमारी निकल जाएगी। तो हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स के जो 91 की आपको रिलीफ है वो कैसे कैलकुलेट होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडियन इनकम जो है उसकी इंडियन इनकम को कंप्यूट कर लेना है, जो जैसे कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, इंडियन इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इंडियन इनकम निकलती है वो निकाल लेनी है। उसके बाद जो उसको फॉरेन से इनकम हुई है वो निकाल लेनी है।
इन दोनों को टोटल करने के बाद आपका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम से आपको डिडक्शंस लेस करने हैं। जो चैप्टर 6A के आपको डिडक्शन मिलते हैं वो लेस करने के बाद आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम के बाद आपको क्या करना है, अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉरेन इनकम को ऐड किया है इंडियन इनकम में, उसके बाद उससे GTI निकला, GTI से डिडक्शन लेस करने के बाद टोटल इनकम आ गई। अब उसके बाद आपको करना है टैक्स कंप्यूट कर देना है टोटल, इस टोटल इनकम पे आपको टैक्स कंप्यूट कर देना है, इंडिया में जो उस पर टैक्स बनता है वो टैक्स निकाल देना। उसके बाद आपको ये लेस करना होगा इसमें रिलीफ अंडर सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको माइनस करनी है, रिलीफ अंडर सेक्शन 91। ये कैसे कैलकुलेट होगी ये भी हम देखते हैं। उसके बाद जो आपकी फिगर आएगी ना वो नेट टैक्स पेबल हो जाएगा, क्योंकि 91 में हमने क्या देखा, कंट्री दोनों कंट्री में उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ रहा है, इंडिया में भी और इंडिया के फॉरेनर पे कर ही रहा है, उसके बाद हमारे पास DD नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस दोनों उसकी फॉरेन और इंडियन दोनों इनकम पर टैक्स कंप्यूट कर दिया इंडिया में कितना बनता है, और उसने जितना फॉरेन में टैक्स की रिलीफ मिलती है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उतनी हम माइनस कर देंगे उसके इंडिया वाले टैक्स में से, तो उसको रिलीफ मिल जाएगी, उसको नेट में इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये रिलीफ कैसे कैलकुलेट होती है ये हम देखते हैं। यहाँ पर रिलीफ की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी, आपको सबसे पहले लेना है डबल टैक्सेशन इनकम, ऐसी इनकम जिस पर डबल टैक्स लग रहा है उस बंदे की ऐसी इनकम। मान लो उसने रेंट कमाया, नेपाल से रेंट कमाया, तो और इंडिया में भी टैक्स उस रेंट पर लग रहा है और नेपाल में भी उसने टैक्स पे किया, तो आपको रेंट ले लेना है। उसके बाद आपको उस रेंट को मल्टीप्लाई करना है किससे, लोअर, किसके लोअर से, एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया और एवरेज टैक्स रेट इन फॉरेन। जो इंडिया की एवरेज टैक्स रेट है या फिर जो फॉरेन की एवरेज टैक्स रेट है, उनमें से जो भी लोअर है ना आपको उतना माइनस करना है, उस रेट से उस डबल टैक्स इनकम को मल्टीप्लाई करके उतना माइनस करना है। लेकिन ये जो डबल टैक्सेशन इनकम आएगी ना ये नेट करना है, इसमें से माइनस करना होगा आपको। अगर कोई लॉसेस जो सेटअप हो जाते हैं इंडिया में, जो कोई फॉरेन कंट्री के लॉसेस है जो इंडिया में सेटअप हो जाते हैं, तो वो आप इधर से लेस कर दोगे। मान लो किसी पर्सन को हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट था और उसने नहीं, किसी पर्सन की सैलरी की इनकम थी फॉरेन की और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था फॉरेन का, तो वो दोनों आपस में सेट ऑफ कर लिया उसने इंडिया में, तो आपको सिर्फ सेट ऑफ वाला अमाउंट लेना है यहाँ पे, मतलब जो नेट करके आएगा। उसके बाद कोई डिडक्शन मिलता है इंडिया में अगर उसकी फॉरेन की इनकम से, जैसे रॉयल्टी की जो इनकम होती है उससे इंडिया में डिडक्शन मिल जाता है 3 लाख तक का मैक्सिमम, तो उस डिडक्शन को आपको यहाँ पे लेस करके लेना है और यहाँ पे लोअर लेना है आपको। इंडिया में अगर वो टैक्स पे करता है तो एवरेज कितनी टैक्स रेट पड़ती है उसकी, और फॉरेन में जो टैक्स रेट है, इन दोनों में से लोअर का डिडक्शन मिलेगा उसको। तो ऐसे आपको रिलीफ की कैलकुलेशन करनी है और यहाँ से लेस करना है, ये आपका नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा एवरेज टैक्स की रेट को कैसे निकालोगे। इंडिया में जो एवरेज टैक्स की रेट है उसका फॉर्मूला है जो आपका टैक्स बना है इंडिया में, ये वाला, इसको डिवाइड करना है आपको टोटल इंडियन इनकम से, जो टोटल इनकम बनी है आपकी इससे डिवाइड करना है। उसके बाद जो एवरेज टैक्स रेट इन फॉरेन कंट्री है उसको आपको टैक्स पेड इन इंडिया, फॉरेन की जो इनकम है और फॉरेन में जो टैक्स पे किया डिवाइड करना है उसको फॉरेन की इनकम से, तो ये आपकी आ जाएगी फॉरेन की टैक्स रेट। अब इन दोनों से जो भी लोअर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है डबल, जो ऐसी इनकम जिस पर डबल टैक्स लग रहा है, और उसको रिलीफ मिल जाएगी इधर। अब इसमें कुछ एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है ना तो इसमें कुछ पॉइंट जो डाले जाते हैं डिडक्शन चैप्टर से, तो वो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आपको मतलब उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पता होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस आपको आता है एग्जाम में और आपको ये डिडक्शन नहीं पता तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे, तो ये कुछ डिडक्शन जरूर इससे याद करने पड़ेंगे आपको। इस चैप्टर के 6 मार्क्स लेने दो, ये डिडक्शन आपको आने चाहिए साथ में इस चैप्टर के साथ, क्योंकि इनको क्लब करके डाला जाता है DTAA के साथ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 80C क्या बोलता है, 80C आपको डिडक्शन देता है। मैंने एक समरी दे रखी है, आप इनको अपने डिडक्शन वाले चैप्टर से पढ़ लेना। मैंने एक रिवाइज करने के लिए आपको बस एक समरी दे रखी है कि कौन सा सेक्शन एक किस चीज़ की बात करता है। जो 80C है मोस्ट फेमस सेक्शन है सैलरीड क्लास के लिए, 1.5 लाख तक का डिडक्शन देता है कुछ एक्सपेंस करने पर और कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे NPS में आप पैसा डालते हो या फिर ELSS में डालते हो, PPF में डालते हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डालते हो, नेशनल सेविंग स्कीम में डालते हो, या फिर यूलिप में डालते हो, FD में डालते हो, LIC में पैसा डालते हो, तो आपको जितना पैसा डालते हो मैक्सिमम 1.5 लाख तक का इसमें डिडक्शन मिल जाता है। 80CC ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है, ठीक है, 80C सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है और 80CC CCC भी इंडिविजुअल को मिलता है। 80CCC में कंट्रीब्यूशन करते हो अगर आप किसी पेंशन फंड में, तो जितना कंट्रीब्यूशन करते हो उसका डिडक्शन मिल जाता है, मैक्सिमम 1.5 लाख रहती है। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट दी गई है, एक्चुअल और मैक्सिमम लिमिट वो देखना पड़ेगा आपको कितना डिडक्शन मिलेगा। एक्चुअल तक मिलता है, अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो फिर 1.5 लाख का मिलेगा। थर्ड सेक्शन इसमें जो आता है 80D क्या होता है, मेडी क्लेम फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट। अगर आपने मेडिकल क्लेम लिया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है किसके लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जो आप पे डिपेंडेंट है, या फिर अपने स्पाउस के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, तो इस केस में क्या होता है
जो सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन वाला है ना, उसके लिए आपको 25,000 मैक्सिमम 25,000 तक का डिडक्शन मिलता है। वो जो पेरेंट वाला है उसके लिए आपको अलग से मैक्सिमम 25,000 तक का डिडक्शन मिलता है। और अगर आपकी एज या फिर आपके स्पाउस की एज, अगर किसी की भी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो ये डिडक्शन 25 की जगह आपको 50 मिलेगा, यानी कि 50 ले सकते हो अपने लिए। उसके साथ साथ अगर आपके पेरेंट्स की भी एज 60 ईयर्स से अबव है तो आप उनके लिए भी 50,000 का ले सकते हो मैक्सिमम, मतलब तो उनके लिए भी आप 50,000 का डिडक्शन ले सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपकी एज अगर 60 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे 25 या 50 का डिडक्शन ले सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स की एज भी आपके साथ 60 से ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है कि आपकी एज तो आपके पेरेंट की भी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आप 50,000 का डिडक्शन और ले सकते हो अगर आप उनके लिए कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो। लेकिन ये वाला सेक्शन भी जो है इंडिविजुअल और एचजीएफ को मिलता है, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो। यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं लिखा रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, तो ये इंडिविजुअल को मिलेगा चाहे वो रेसिडेंट हो इंडिया के चाहे ना हो। अब 80DD क्या होता है, डिडक्शन मिलता है अगर आप किसी अपने मेंटेनेंस एक्सपेंस करते हो किसके ऊपर, डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव के ऊपर। अगर आप अपने किसी डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव का मेंटेनेंस करते हो तो उसके लिए आपको कुछ फिक्स अमाउंट का डिडक्शन दिया जाता है आपकी इनकम से। ये डिडक्शन सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचजीएफ को दिया जाता है, इसके लिए आपको रेसिडेंट होना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, अगर कुछ स्पेसिफाइड डिजीज़ है, कुछ डिजीज़ को स्पेसिफाई किया गया है, अगर वो स्पेसिफाइड डिजीज़ की सिवियरिटी देखी जाती है, अगर आप जो सीरियसनेस कितनी है, अगर 40 से 80% तक है तो 75,000 का फ्लैट डिडक्शन मिलता है, चाहे आपने एक्चुअल एक्सपेंस कितना भी किया हो, 1 लाख किया हो, 30,000 किया हो, कोई मतलब नहीं, सीधा 75,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर जो आपकी डिसेबिलिटी है ना उस पर्सन की 80% से ऊपर है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा आपको विदाउट एक्चुअल एक्सपेंस, ठीक है। 80TTA नेक्स्ट डिडक्शन होता है जो आपको 80TTA मिलता है। 80TTA सिर्फ एक इंडिविजुअल को मिलता है और वो भी ऐसे इंडिविजुअल्स जो रेसिडेंट इंडिया के सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं। तो इसमें इंटरेस्ट जो मिलता है ना, वो सेविंग बैंक पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसका मैक्सिमम 10,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है। अगर आपको सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिला 15,000 तो आप 10,000 का डिडक्शन ले सकते हो अपनी टोटल इनकम से। तो ये सेक्शन जो होता है ओनली फॉर एज अप टू 60 ईयर। एक तो आप इंडिविजुअल होना चाहिए और आपकी एज 60 साल तक होनी चाहिए। अगर 60 से ऊपर है तो आपके लिए ये सेक्शन नहीं है। आपके लिए फिर नेक्स्ट सेक्शन है 80TTB। 80TTB इसमें क्या मिलता है आपको, इंटरेस्ट, इस पर आपको जो सेविंग का इंटरेस्ट मिलता है अगर सीनियर सिटीजन हो आप, ओनली फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। सबसे पहले सेक्शन जो इंडिया के सीनियर सिटीजन है उन्हीं को मिलेगा, और यहाँ पर लिमिट 10,000 की जगह 50,000 है। और इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट है, जो सेविंग का इंटरेस्ट जो ऊपर था वो तो है, उसके साथ साथ FD का भी है और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट का भी इंटरेस्ट जो है उसका भी रिडक्शन 50,000 तक आप ले सकते हो। अगर आपकी इनकम में इंटरेस्ट इंक्लूड है किसका, सेविंग पर, FD पर, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर, तो आप 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हो उससे। 80QQB, अब ये सेक्शन 2 जो है ये इंपॉर्टेंट है। 80QQB क्या बोलता है, रॉयल्टी फ्रॉम बुक कॉपीराइट टू रेसिडेंट इंडिविजुअल। अगर आपने कोई रॉयल्टी की इनकम कमाई है कॉपीराइट से या फिर बुक से, तो आपको, चलो ये वाला जो डिडक्शन का अमाउंट है ना ये हम एक साथ पढ़िए, इन दोनों सेक्शन का अमाउंट सेम है क्योंकि। तो 80 RRB में भी रॉयल्टी की बात होती है। रॉयल्टी अगर आपने कमाई है पेटेंट से, कॉपीराइट से कमाई है तो 80QQB, और बुक्स या कॉपीराइट से कमाई है तो 80QQB, और अगर आपने पेटेंट से कमाई है तो वो आपकी RRB में आएगी। आप इनके लिए डिटेल्ड प्रोविजन रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं एक आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है डिडक्शन। तो इसमें क्या होता है, आपको जितनी रॉयल्टी मिली उसका 100% और 3 लाख विच एवर इज लेस का आपको डिडक्शन दिया जाता है इस सेक्शन के अंदर, अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो तो ये 8 डिडक्शन के सेक्शन है जो इस DTAA के प्रोविजन के क्वेश्चंस के साथ आपको मिक्स करके दिए जाते हैं एग्जाम में। अब कुछ और टर्म्स के बारे में देख लेते हैं हम जो क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे ग्रोसिंग ऑफ इनकम, कुछ आपको इनकम दे दी गई और आपको उसको पता नहीं चल रहा है वो TDS काट कर है या फिर वो बिना TDS काटे हैं, तो उस चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर मान लो आपको दे दिया गया कि किसी पर्सन ने, राम ने इनकम कमाई इंटरेस्ट की UK से, और उसके आगे नेट या ग्रोस लिख दिया तो क्लियर है कि नेट है तो मतलब ये इसमें से जो TDS है वो कटा हुआ है या टैक्स जो है वो कटा हुआ है। इसमें आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जब भी आप इंडिया में इस टोटल इनकम निकालोगे तो इसमें टैक्स ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जब नेट ऑफ टैक्स है तो इसमें टैक्स ऐड करना पड़ेगा। अगर ग्रोस लिखा है तो फिर सिंपल है, जितना अमाउंट दिया है उतना आपको टोटल इनकम में कंसिडर करना है। अब लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट रिसीव लिखा है, यहाँ पर ये नहीं बताया गया नेट है या ग्रोस है, मतलब इसमें TDS कटा हुआ है या फिर TDS नहीं कटा हुआ है, तो आप इसको हमेशा नेट लेके चलना है कि नेट है, नेट ऑफ TDS है, इसमें आपको TDS ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इनकम लिखा है तो ये मानना पड़ेगा, इनकम लिखा है ना इनकम, तो मतलब कि इसमें TDS नहीं कटा हुआ है, ग्रोस है। अगर डिविडेंड इनकम लिखा हुआ है तो ये भी ग्रोस है, इसमें आपको TDS की एडजस्टमेंट नहीं करनी।
जितना है उतना ऐड कर देना। अगर डिविडेंड रिसीव्ड लिखा है तो ये मतलब नेट है, इसको आपको ग्रोस करना पड़ेगा। जो इसमें डिविडेंड जो TDS है या टैक्स है वो आपको ऐड करके लेना पड़ेगा। अगर डिविडेंड इनकम नेट ग्रोस लिखी थी अगर तो फिर बात ही खत्म है, जो लिखा है वो ले लो। उसके बाद अगर रेंट रिसीव लिखा है तो इसमें भी आपको ये मतलब नेट है तो आपको ग्रोस करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा है तो मतलब ये ऑलरेडी कंप्यूटेड है, ये इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे इफ क्वेश्चन गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इनकम फ्रॉम सैलरी, उसने लिख के भेजा आपको इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर उसने क्वेश्चन में आपको लिख दिया इनकम फ्रॉम सैलरी या फिर सैलरी इनकम कंप्यूटेड या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर रेंटेड इनकम कंप्यूटेड लिख दिया ब्रैकेट में, तो इसका मतलब है दिस इज ऑलरेडी कंप्यूटेड इनकम, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। आपको कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड करनी है, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह या फिर रेंट के केस में भी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह लेते हो आप, वो आपको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसमें कंप्यूट करके दिया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है ग्रोथ सैलरी, रेंटल इनकम या रेंट रिसीव्ड, तो इसका मतलब है यू हैव टू कंप्यूट इनकम बाय गिविंग द इफेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी के केस में 50,000 का जो डिडक्शन होता है वो उसका इफेक्ट आपको देना पड़ेगा, और 30% जो नेट रेंट का होता है, रेंट रिसीव का होता है, वो भी आपको हाउस प्रॉपर्टी में करना पड़ेगा एडजस्ट। सेकंड में क्या है, सेकंड नोट बोलता है वाइल कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन फॉरेन इनकम, जब भी आप फॉरेन इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करोगे इंडिया में, तो एनी इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग द टैक्स लॉ ऑफ दैट कंट्री इज नॉट रिलेवेंट। मान लो किसी पर्सन की इंडिया में टैक्स निकाल लो जिसने फॉरेन से इनकम कमाई, और वहाँ पे उस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ फॉरेन टैक्स लॉ की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस कंट्री में टैक्स का ट्रीटमेंट ये होता है, ये वाले लॉसेस डिसअलाउ होते हैं या फिर ये वाले लॉसेस अलाउड रहते हैं सेटअप करने के लिए, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, उसका कोई रोल नहीं है। आप तो सिर्फ इंडियन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उसकी इनकम निकालोगे, वो सारी जो फॉरेन टैक्स लॉ की बातें वहाँ पर लिखी है उनको आपको इग्नोर करके चलना है। थर्ड पॉइंट, अगर किसी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई आपको कि एसएससी ने न्यू टैक्स रिजीम लिया है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे मेनली वो इंडिविजुअल्स के मिलेंगे, तो इंडिविजुअल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहाँ पे कंफ्यूजन है आजकल न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम का। अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया कि एसएससी ने कौन सा टैक्स का रिजीम लिया है, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करके चलना है कि उसने ओल्ड टैक्स रिजीम लिया है, और बता दिया तो फिर न्यू लेना है आपको। न्यू लेना है तो इसमें 115 BAC, इसकी आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशंस होती है, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको नहीं मिलती इस सेक्शन को ओप्ट करने के, तो वो बेनिफिट आपको नहीं, जैसे डिडक्शंस वगैरह काफ़ी सारे कम हो जाते हैं, ATC ATD वगैरह, तो वो सारी डिडक्शन फिर आप इस सेक्शन के अंदर नहीं दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी पर्सन को एक से ज़्यादा फॉरेन कंट्री की इनकम हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा फॉरेन कंट्री में इनकम हो रही है, तो आपको जो रिलीफ है ना वो हर कंट्री के लिए सेपरेटली कैलकुलेट करनी है। जो हमने ऊपर कैलकुलेशन करनी थी वो हर कंट्री के लिए सेपरेटली होगी। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इस एग्जांपल को हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। अब कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ PE मतलब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। PE मीन्स फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। PE मीन्स फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया थ्रू विच बिजनेस ऑफ एंटरप्राइजेज कैरीड आउट होलली और पार्टली इन इंडिया। आर्टिकल 5 जो होता है DTAA का, वो जनरली PE को डिफाइन करता है। हर आर्टिकल में आपको हर DTAA में क्या होगा, आर्टिकल 5 होता है वो PE को डिफाइन करता है, और जनरली इसकी डेफिनेशन क्या रहती है, ये रहती है। PE में इंक्लूड किया जाता है ए प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी ब्रांच है, कोई भी ऑफिस है, या फिर कोई भी फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, सेल्स आउटलेट है, वेयर हाउस है, या फिर एनी माइन, ऑयल, गैस वेल, क्वेरी, एनी अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नॉट एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अगर आपका इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है, या कोई ब्रांच है या ऑफिस है आपका इंडिया में, या कोई फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, या सेल्स आउटलेट है, या फिर वेयर हाउस है, या फिर आपकी कोई माइन है, ऑयल और गैस के वेल्स है, या फिर क्वारी है, तो उस ऑयल एक्सट्रैक्ट नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ये आपकी PE के डेफिनेशन में आते हैं। तो ये मान लिया जाएगा कि आपका इंडिया में PE है। PE का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, तो हमने NR टैक्सेशन में क्या पढ़ा था, जो नॉन रेसिडेंट की जो इनकम पे इंडिया में टैक्स लगता है वो कौन से बेसिस पे लगता है, कि वो अगर उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है या उसका PE इंडिया में है तो उसकी नॉन रेसिडेंट की इनकम पे टैक्स लगता है, तो इसलिए PE का कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है। तो ये था आपका चैप्टर DTAA, जो हमने सारे प्रोविजन के साथ कंप्लीट कर लिया, और यहाँ से आपको 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन देखने मिलते हैं एग्जाम में। और मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा इस चैप्टर के, जो टेस्ट योर नॉलेज के आपके क्वेश्चंस हैं उसको हम ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डालें और सॉल्व करें। और ये वाला क्वेश्चन अभी हम
इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 8 है, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 8 है। मिस्टर कमलेश, एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया एज 52 and furnishes you the following particulars of income earned in India and country X and country Y for the previous year 23-24. India has not entered DT double taxation avoidance agreement with these two countries. ठीक है। मिस्टर कमेश है एक इंडिविजुअल जो 52 ईयर्स के हैं, इंडिया के रेसिडेंट है। इन्होंने कुछ इनकम अर्न करी है इंडिया से और कंट्री एक्स और वाई से प्रीवियस ईयर 22-23 में, सॉरी 23-24 में, पर इन दोनों ही कंट्री इंडिया का कोई भी DT डबल नहीं बना हुआ। अब कौन कौन सी इनकम इन्होंने अर्न करी है, इनकी इनकम बताई गई है, पर्टिकुलर्स रुपीज़ में दी गई है इनकम। इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया, यानी कि इंडियन इनकम है। 7.5 लाख रुपए की उन्होंने इंडिया में प्रोफेशन की इनकम कमाई है। और कंट्री एक्स में एग्रीकल्चर इनकम कमाई है 50,000 की, और ये ग्रोस है, मतलब ये ग्रोस है, इसमें कुछ भी आपको ऐड नहीं करना अलग से। और कंट्री वाई से उनको डिविडेंड मिला है, डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री वाई। ग्रोस मैंने कहा था जब ग्रोस मिलेगा तो आपको ये मान के चल रहा है कि वो इनकम कंप्यूटेड है, आपको उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, इसलिए यहाँ पे ग्रोस लिखा। अगर नेट लिखा होता तो मतलब मान के चलते कि इसमें TDS कटा हुआ है। तो 1.5 लाख रुपये का उन्होंने डिविडेंड कमाया कंट्री वाई से, और रॉयल्टी की इनकम आई उनको। लिटरली बुक फ्रॉम कंट्री एक्स में उन्होंने कोई रॉयल्टी मिल रही है उनको बुक्स की, ये भी ग्रोस में दी गई है, मतलब कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 6 लाख रुपये की रॉयल्टी आ रही है कंट्री एक्स से 2 इनकम आ रही है, एग्रीकल्चर इनकम, रॉयल्टी इनकम। और इस रॉयल्टी इनकम को अर्न करने के लिए उन्होंने एक्सपेंस कितने कर दिए, 50,000 की कर दिए। और कंट्री वाई का बिजनेस लॉस है, प्रोप्राइटरी बिजनेस का, उनका बिजनेस का लॉस है 65,000 जो उनका कंट्री वाई का है। अब कंट्री वाई में उनकी एक हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड है जहाँ से उनको रेंट आ रहा है, ये भी ग्रोस है, 2,40,000 ग्रोस है, मतलब म्यूनिसिपल टैक्सेस इसमें माइनस नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव हाउस इन कंट्री वाई नॉट अलाउड एज रिडक्शन इन कंट्री वाई। ये हमें बता रहे हैं कि कंट्री वाई का जो टैक्सेशन लो है वो इनको अलाउड नहीं करता, तो हमें फॉरेन कंट्री के टैक्स लो से कुछ नहीं लेना, हमें जो इंडिया में टैक्स ट्रीटमेंट होगा उससे लेना है। तो ये सारी इनकम अभी तक उन्होंने कंट्री एक्स और कंट्री वाई और इंडिया में कमाई है। उसके बाद में कुछ आपको नोट दिया हुआ है, बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई। जो ये बिजनेस लॉस है कंट्री वाई का, ये क्या, नॉट एलिजिबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री। ये उस कंट्री मतलब कंट्री वाई के टैक्सेशन लॉ के हिसाब से सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन हमें कंट्री वाई के टैक्सेशन लॉ से घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, अगर इनकम टैक्स एक्ट इसको अलाउ करता है तो हम इसको अलाउ कर देंगे। तो उसके लिए आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस को पता होना चाहिए कि कौन से हेड का लॉस कौन सी हेड की इनकम से सेटअप हो जाता है, तो वो अभी हम देखेंगे। अब आपको टैक्स की रेट दी है, रेट ऑफ टैक्स कंट्री एक्स और कंट्री वाई की। देखो कंट्री एक्स की टैक्स रेट 10% है, कंट्री वाई की टैक्स रेट 20% है। अब आपको बोला जा रहा है कि आपको टोटल इनकम निकालनी है और नेट टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है कमीशन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। एज्यूम करना है आपको उसने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC लिया है। लास्ट ईयर तक इसको डिफॉल्ट नहीं बोला जाता, इसको न्यू टैक्स रिजीम बोला जाता था, लेकिन इस करंट ईयर से 115 BAC को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है। तो चलो निकालते हैं हम टोटल इनकम और नेट टैक्स लायबिलिटी। तो मैंने आपको जो स्टेप बताए थे वही करेंगे हम। सबसे पहले आप लिखो कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालते हैं, यहाँ पर लिख दो मिस्टर कमेश असेसमेंट ईयर 24-25। अब हमें सबसे पहले उसकी इंडियन इनकम पता लगानी है, तो हम सबसे पहले इंडियन इनकम निकालते हैं, फिर उसकी फॉरेन इनकम निकालते हैं। इंडियन इनकम, इंडिया में भाई साहब ने कितनी इनकम कमाई, इंडिया में सिर्फ इन्होंने एक ही इनकम कमाई है जो प्रोफेशन से आ रही है, इनको PGBP ऐड में आ रही है 7 लाख इनकम। इंडिया में इनको PGBP की इनकम हो रही है 7,50,000। उसके बाद हम इनकी कंट्री एक्स की इनकम लेते हैं, कंट्रीज एक्स इनकम। कंट्री एक्स से इनको क्या क्या इनकम हो रही है देखते हैं। कंट्री एक्स से एक तो एग्रीकल्चर इनकम यानी कि अदर सोर्स की इनकम हो रही है, और रॉयल्टी इनकम हो रही है, ये भी अदर सोर्स में आएगी आपकी। और कंट्री एक्स से क्या हो रहा है, बस कंट्री एक्स से ये 2 इनकम हो रही है इनको, एग्रीकल्चर इनकम और ठीक है एग्रीकल्चर इनकम। दूसरी हो रही है रॉयल्टी इनकम। इसमें से आपको एक चीज़ और माइनस करनी पड़ेगी,
एग्रीकल्चर इनकम हो रही है 50,000 की, रॉयल्टी इनकम हो रही है 6 लाख की, पर इसको उनको रॉयल्टी इनकम को ऑन करने के लिए उन्होंने एक्सपेंस किए कितने के, 50,000 के। Why like shop anything 50,000 के उन्होंने इसको इनकम को ऑन करने के लिए एक्सपेंस कर दिया है। तो कंट्री एक्स की इनकम कितनी आ गई, 6 लाख रुपए। कंट्री एक्स से जो उनको इनकम आ रही है वो 6 लाख की आ रही है। अब उसके बाद हम कंट्री वाई की इनकम निकालेंगे। कंट्री वाई इनकम, कंट्री वाई में उन्होंने क्या क्या किया पहले तो ये देखो। कंट्री वाई से एक तो उनको डिविडेंड की इनकम आ रही है और बिजनेस का लॉस हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है। तो डिविडेंड और हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। हाउस प्रॉपर्टी की उनको इनकम आ रही है 240 की, जिसमें से इन्होंने अभी म्यूनसिपल टैक्सेस नहीं माइनस किए हुए, 10,000 के म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस कर दो, ये आ गया 230। अब इसमें से आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलता है 30% ऑफ NAV, यानी कि जो आपका एनुअल वैल्यू आ जाती है, इसको बोलते हैं एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल, इसको बोलते हैं ग्रोस एनुअल वैल्यू। अब इसका आपको 30% और मिलता है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, नेट, ठीक है। 69,000 का इनको ये डिडक्शन मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब इसको 230 में से माइनस कर देते हैं 69, तो ये माइनस करते हैं, ये आ गया आपका 10 में से 9 गए 1, और यहाँ पे 12 में से 6 गए, 12 में से 6 गए 6 बचा और 161, ये आपकी 161 की ये इनकम हो गई। अब इसी में आपको डिविडेंड की इनकम और हो रही है, पहली होगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, दूसरी होगी डिविडेंड की इनकम। डिविडेंड इनकम हो रही है आपको कितने की, डिविडेंड इनकम 1.5 लाख की आपको डिविडेंड की इनकम हो रही है यहाँ पर। तो अब इनको जोड़ते हैं, एक मिनट, इनको एक कंट्री वाई में एक और चीज़ हो रही थी। हमने अभी तक कंट्री एक्स का सब कुछ ये ले लिया, ये ले लिया, डिविडेंड ले लिया, रॉयल्टी ले लिया, एक्सपेंस ले लिया, बिजनेस लॉस। ये बिजनेस लॉस देखते हैं, ये भी देख लिया हमने। बिजनेस लॉस जो है वो कैसे सेटअप होता है, पहले तो सेटअप प्रोविजन आपको पता होनी चाहिए, वो सेटअप हो सकता है इंडिया में या नहीं हो सकता है। तो बिजनेस लॉस वाले पॉइंट को पढ़ने से पहले हम एक बार सेट ऑफ के प्रोविजंस को देख लेते हैं कि इनकम टैक्स में सेट ऑफ के प्रोविजंस क्या होते हैं। तो 5 हेड्स की इनकम होती है हमारी सैलरी, सैलरी में कभी भी आपको लॉस हो नहीं सकता। पीजीवीपी में अगर आपको नॉर्मल लॉस होता है तो आप उसको किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी को छोड़ के आप किसी भी हेड से उसको सेट ऑफ कर सकते हो। अगर सेट ऑफ नहीं कर सकते तो सेट ऑफ नहीं कर पाते आप किसी कारण से, तो 8 साल तक आप उसको 8 असेसमेंट ईयर तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड का टाइम और सेट ऑफ किसके अगेंस्ट हो सकता है। उसके बाद आप देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपका, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ आपका हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी की इनकम से सेटअप हो सकता है, वो भी मैक्स 2 लाख तक। लेकिन कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक हो सकता है और अगले साल ये सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लॉस से ही सेटअप होगा। उसके बाद कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में आते हैं आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये इंट्रा हेड में शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म से भी सेटअप हो सकता है और शॉर्ट टर्म से भी सेटअप हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला सिर्फ लॉन्ग टर्म से होगा, और ये भी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हम। आई अदर सोर्स में कभी आपको लॉस होता है तो वो भी आपका किसी भी हेड से सेटअप हो सकता है। नहीं IFRS में तो ये सेट ऑफ के प्रोविजंस हैं। तो आप देखते हैं हमारे केस में क्या है, बिजनेस का लॉस है। तो बिजनेस का लॉस मैंने कहा आपको सैलरी छोड़ के किसी भी हेड से सेटअप हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और डिविडेंड यानी कि अदर सोर्स की इनकम है। तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे सेट ऑफ बिजनेस लॉस। बिजनेस का लॉस है 65,000 का, इसको हम लेस कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम फाइनल देख लेते हैं कितना अमाउंट आता है हमारा। तो ये आपका आ गया 2,46,000। एक मिनट, मेरे पास जगह थोड़ी कम हो गई है तो मैं इसको जगह बनाता हूँ।
अब हमने अपने टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम निकाल ली। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, कंट्री एक्स वाई और इंडिया वाली कंट्री की इनकम को, तो हमारी ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। ग्रोस टोटल इनकम 246, 6 लाख और 7,50,000, इनको ऐड कर देते तीनों को। तो ये आपका हो गया 7 लाख, 7.5 लाख, 6 लाख, ये हो गया 13,50, 13,50 और 246, ये हो गया आपका 15,96। 15,96 की आपकी टोटल ग्रोस टोटल इनकम होगी। इसमें से अब आपको कोई डिडक्शन मिलेगा क्या? मैंने आपको डिडक्शंस की लिस्ट बताई थी। तो 80 QQB रॉयल्टी इनकम के लिए मिलेगा आपको, जो आपको बुक से रॉयल्टी इनकम आ रही है वहाँ से आपको जो अमाउंट एक्चुअली रिसीव हुआ, और 3 लाख, मैक्सिमम 3 लाख तक का आपको रॉयल्टी वो डिडक्शन मिलता है। तो 3 लाख का डिडक्शन हम दे देंगे, क्योंकि तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम कितनी आ गई? टोटल इनकम आपकी आ गई 12,96,000। अब इस पे आपको टैक्स निकाल देना है, टैक्स इन इंडिया। यहाँ पे हम टैक्स इन इंडिया निकाल देते हैं। टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया, तो 12,96 पे आपको टैक्स निकालना है। इस लाइन को फिर से पढ़ लो आप। ऑप्टेड आउट लिखा है यहाँ पे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑप्टेड आउट मतलब उन्होंने एग्जिट कर दिया है। 115 को ऑप्ट नहीं किया, उन्होंने एग्जिट कर दिया है। इससे मेरे को पहले पढ़ के लगा था कि उन्होंने इसको ऑप्ट इन किया है, लेकिन मैंने बाद में ढंग से देखा तो यहाँ पे ऑप्टेड आउट लिखा हुआ है, मतलब 115 BSC से वो नॉर्मल स्कीम में आ रहे हैं। तो अब हमें टैक्स पुरानी स्कीम के हिसाब से निकालना पड़ेगा। पुरानी स्कीम में आपका 5 लाख तक, सॉरी 10 लाख तक कितना टैक्स बनता है? 1,12,500 प्लस 30% आपको किसका लेना है? 2,92,000 का। ये आपको हो गया 2,100,000 रुपये, और इसमें आपको 4% एजुकेशन सेस लगाना है। 8,004 रुपये का सेस आ गया, और उसके बाद फाइनल अमाउंट कितना हो गया आपका? टैक्स पेबल 2,08,104 या फिर 2,08,100 रुपये, ये आपका टैक्स पेबल हो गया। इसमें से आपको रिलीफ माइनस करनी है कि कितनी रिलीफ मिली इनको। रिलीफ अंडर सेक्शन 91 कंट्री एक्स के लिए कितनी है, कंट्री वाई के लिए कितनी है। तो इसके लिए आपको एक एवरेज टैक्स की रेट निकालनी होगी, तो ये आप बाद में कैलकुलेट कर पाओगे। तो कंट्री एक्स की जो डबल टैक्सेशन वाली इनकम है वो कौन सी है? कंट्री एक्स की ये इनकम थी, तो इसमें से डबल टैक्स किस पे लग रहा है? 6 लाख में से आपको माइनस करना पड़ेगा डिडक्शन जो मिल गया आपको 3 लाख का, तो यानी कि 6 लाख माइनस 3 लाख, सिर्फ 3 लाख की आपकी डबल टैक्सेशन वाली इनकम है। और कंट्री वाई की आपकी डबल टैक्सेशन वाली कौन सी इनकम है? 246 पे डबल टैक्स लग रहा है, तो 246 आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा और इस पर देखना पड़ेगा। अब आपको रेट निकालनी पड़ेगी। फॉरेन की टैक्स रेट हमें दी हुई है, कंट्री एक्स की कितनी थी? 10% और कंट्री वाई की 20%, तो इसकी 20% और 10%। अब हमें इंडियन टैक्स रेट भी चाहिए। इंडियन टैक्स रेट किस लिए चाहिए? कंपैरिजन के लिए। एवरेज इंडियन टैक्स रेट ये कैसे निकलेगी? जो आपका 12,92,000 पे टैक्स आया वो कितना है? 2,08,100 रुपये। 2,08,100 रुपये 1292 इंटू में 100, ये आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया 16.10.6। ये आपकी टैक्स रेट आ गई इंडिया में। तो आपको लोअर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर लोअर कम से आएगी, इसकी कंट्री एक्स की 10 है और 16 वहाँ पर है, तो 10% यानी कि 30,000 का आपको यहाँ पर टैक्स रेट मिल जाएगा, रिलीफ मिलेगी। और यहाँ पर आपको 20% है, और यहाँ पर 16 लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में टैक्स की जो एवरेज रेट है ये आ रही है। अब इसका देख लो कितना डिडक्शन बनेगा। ये हो गया 39,620, यानी कि जो आपकी टैक्स की रिबेट होगी वो होगी 69,620। ये आपकी टोटल रिबेट होगी। कितना टैक्स बन रहा था? 2,08,000 में से आपको ये माइनस कर देना 69,620, ये आपका नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। इसका माइनस करने के बाद ये माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाता है? ये आपका आ गया 31,480। ये आपका फाइनल आंसर ये आ गया। इतना नेट टैक्स पे करना है आपको इंडिया में, ये क्रेडिट्स लेने के बाद। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती क्या हुई है, यहाँ पे 1,300 आएगा, ये 2,13,100, और यहाँ पर ये 52 आएगा, और यहाँ पर जो अमाउंट आएगा आपका 2,09,352 आएगा, यानी 350। जो आपकी एवरेज टैक्स रेट होगी वो भी बदल जाएगी। यहाँ पर 2,09,352, ये आपकी 16.57 आएगी, तो इसलिए यहाँ पे आपकी रिबेट का अमाउंट भी बदल जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 39,745, 740, 39,740। अब आपका यहाँ पे ये अमाउंट बदल जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका आंसर अलग आएगा।
39,740, 69,740। अब यहाँ पर आएगा 39,612। ये आपका टोटल आंसर है। नेट टैक्स पेबल, इसको राउंड ऑफ करके आप 610 भी लिख सकते हो। तो ये खत्म हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें एक चीज़ बस ये ध्यान देने वाली थी, यहाँ पे ऑप्टेड आउट लिखा है, तो मतलब उन्होंने 115 EAC को छोड़कर इस बार ऑल टैक्स रेजिम में आया।